नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। एक देश एक चुनाव पर देश में सियासी बहस छिड़ी हुई है। एक देश एक चुनाव पर पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इस बीच आज इस पर विधि आयोग की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आयोग अपनी रिपोर्ट पर अंतिम मुहर लगा सकता है। देश में चुनावी माहौल है। 5 राज्यों के लिए चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक सक्रियता ने देश की चुनावी हवा को गर्म कर दिया है। विपक्षी दल भी अपनी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में है। ऐसे में एक सवाल, एक चुनाव को लेकर, एक देश एक चुनाव का जो सवाल है वो सियासी दलों और देश के आम आदमी पर कितना असर डाल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत करते हैं एक अहम अपडेट के साथ जो इस बड़ी खबर से जुड़ी है। थोड़ी देर में एक देश एक चुनाव पर बड़ी बैठक, लॉ कमीशन की एक देश एक चुनाव पर यह बैठक। टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर। 5 बड़े बिंदुओं पर अंतिम मुहर लगेगी। कानून मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी और 5 जो बड़े बिंदु है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिस पर आज मुहर लगेगी। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है। 5 बड़े पॉइंट्स लॉ कमीशन के इस रिपोर्ट में। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि लॉ कमीशन की बैठक में किन किन बिंदुओं पर विचार होगा। वो कौन से बड़े अहम बिंदु हैं, अहम पॉइंट्स हैं, उस पर जल्दी से हम नजर डालते हैं। वो 5 बड़े बिंदु। जी हां, लॉ कमीशन की बैठक में किस पर होगा विचार। नंबर 1, पहला बिंदु, एक देश एक चुनाव के लिए जरूरी संविधान संशोधन और विशेष अधिनियम। यह पहला पॉइंट है संविधान संशोधन को लेकर। दूसरा पॉइंट, एक देश एक चुनाव से राजनीतिक व्यवस्था कैसे बेहतर होगी, इस पर इस रिपोर्ट में जिक्र होगा। तीसरा पॉइंट, देश के सर्वांगीण विकास के लिए 5 साल का वक्त होगा। यह महत्वपूर्ण दलील भी है, पॉइंट भी है, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में दी जाती है। नंबर 4, चौथा, सरकार के पैसे की बचत का प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा बलों के सही प्रयोग और चुनाव प्रक्रिया पर असर, यह एक अहम विषय है। और 5वां पॉइंट, सेंट्रल फंड का योजनाओं में सही इस्तेमाल और योजनाओं के लिए समय का निर्धारण। तो ये 5 अहम बिंदु हैं जो लगातार जिसकी चर्चा होती रही है कि क्या फायदे हो सकते हैं और किस तरीके से इन चीजों का प्रयोग किया जा सकता है 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने के बाद से। किन 5 अनुच्छेद में संशोधन पर चर्चा, यह भी एक अहम सवाल है, अहम बिंदु। इस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। तो आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि, इस आर्टिकल में संशोधन की बात कही जा रही है। और आर्टिकल 85 संसद सत्र, सत्रावसान और भंग करने के प्रावधान, इस आर्टिकल में भी संशोधन की बात कही जा रही है। आर्टिकल 172 राज्य विधान मंडलों की अवधि, क्योंकि यह सबसे बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि विवाद का विषय है कि राज्यों के विधान मंडलों का क्या होगा ऐसी स्थिति में। तो यह एक आर्टिकल है जो इसके बारे में है और इसमें भी संशोधन की बात कही जा रही है। आर्टिकल 174 विधान मंडल सत्र, सत्रावसान और भंग करने के प्रावधान, इसको लेकर यह आर्टिकल कहता है, प्रावधान रहता है। और इस पर भी, इस बिंदु पर भी, इस आर्टिकल पर भी इसमें चर्चा है। और आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता पर प्रावधान। यह हम अक्सर जानते हैं कि अचानक ऐसी स्थितियां होती हैं देश के अंदर जब राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन सारे आर्टिकल्स पर भी विचार मंथन और इसमें बदलाव की कि क्या तरीके होंगे, कितनी गुंजाइश होगी, इस पर भी चर्चा होगी लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट में। इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में, हमारे नोएडा स्टूडियो में जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। समीर चौगावकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में है। साथ ही सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साधना भारती जो कि प्रवक्ता कांग्रेस है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे इन सभी मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए एक अहम अपडेट आपको हम देते चले। पीयूष पांडे की तरफ से कानून की हर खबर सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। पीयूष पांडे हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे एक पहले अपडेट के लिए। पीयूष, बेहद महत्वपूर्ण है आज जो लॉ कमीशन की बैठक होगी, मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या क्या संभावनाएं दिख रही हैं आज जो रिपोर्ट रखी जाएगी उसमें? बिल्कुल रवि, देखिए 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई है जिसमें जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो भाग लेंगे। इसमें कई अनसुलझे पहलू भी हैं जिन पर विचार किया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात ये है कि अगर कोई राज्य में विधानसभा अचानक किसी वजह से भंग हो जाती है या फिर केंद्र में ऐसे ही सरकार भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या इंतज़ार किया जाएगा
चुनाव कराने का, यानी कि एक साथ जब चुनाव होंगे तब चुनाव कराए जाएंगे, या फिर चुनाव बाकी सारे विधानसभा और केंद्र की सरकार उस समय पहले चुनाव कराने की अनुमति देगी, क्या पर्पज़ होगा उसका, किस तरह से कराया जाएगा, इस अनसुलझे पहलू पर भी विधि आयोग विचार करेगा। ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आमतौर पर कई मौक़ों पर देखा गया है कि जब राज्य में अचानक विधानसभा किन्हीं कारणों से भंग हो जाती है या केंद्र में सत्ता चली जाती है, तब ऐसी स्थिति में एक साथ एक चुनाव कैसे कराया जाएगा, इस पर भी, इस बिंदु पर भी, इस पहलू पर भी विचार होगा। जो रिपोर्ट की बात कही जा रही है, इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिस पर विधि आयोग ने पहले भी अपनी रिपोर्ट 2018 में एक मसौदा पत्र भेजा था सरकार को, और उसमें कई ऐसे पहलू सुझाए थे जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि वित्तीय जो खर्च होता है खास तौर पर चुनाव अलग अलग कराने से, और इसके अलावा जो संसाधनों का दुरुपयोग हो जाता है, उसको लेकर के पहले भी एक रिपोर्ट विधि आयोग की तरफ से दी गई है। आज जो क्योंकि सरकार उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ेगी। जी रवि। बिल्कुल, देखिए ये 5 अहम बिंदु जो आप बता रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तमाम स्टूडियो में भी हमारे मौजूद हैं, और साथ ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी सर, पहला सवाल समीर चौगाकर सर, ये सवाल मेरा आप ही से है कि जिस तरीके से जो बड़ी चिंता है, जो बड़ा एक तरीके से तर्क है, या कह लीजिए कि इस पूरे मामले में पेंच है, वो है सदनों के बीच में भंग होने का। ऐसे में संविधान संशोधन एक बड़ी चुनौती, और दूसरा ऐसी स्थिति में जो गैप का पीरियड होगा वो कैसे भरा जाएगा। क्या आपको लगता है कि इसका कोई प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा था कि यह देश एक चुनाव होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय से ही केंद्र सरकार के पास और प्रधानमंत्री मोदी के पास इस समस्या से निपटने का कोई योजना रही होगी। विधि आयोग इसके पहले भी अपनी रिपोर्ट दे चुका है कि किस तरीके से चुनाव किया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने और केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि जो संसाधनों का खर्चा बढ़ता है लगातार चुनाव में, कारण जो विकास के काम रुक जाते हैं, तो उससे निपटने के लिए एक देश एक चुनाव में जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार यह भी जानती है कि यह ऐसा कदम नहीं है कि इसको आप 2 दिन में या 2 महीने के अंदर लागू कर सको। 200 दिनों के अंदर लोकसभा के चुनाव है, अभी अगले महीने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना के 5 राज्यों के चुनाव होंगे। तो ये तय है कि ये फिलहाल 2024 तक नहीं होने वाला है। लेकिन ये भी तय है कि 2029 का जो चुनाव होगा, केंद्र सरकार उस दिशा की ओर देख रही है कि तब तक सारे कानून देख लिए जाए, संवैधानिक क्या संविधान संशोधन हो सकता है, राजनीतिक दलों को, जो राष्ट्रीय दल है, जो प्रादेशिक स्तर के दल है, उनके साथ सर्वदलीय बैठक की जाए, सबको तैयार किया जाए और उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। हालांकि ये तय है कि इसमें कई दल ऐसे होंगे जो तैयार नहीं होंगे सरकार की। दलों की अपनी आपत्तियां पहले ही आ चुकी हैं। शंकर जी, यहीं पे एक सवाल उठता है कि एक समय ऐसा था जब एक देश एक चुनाव की व्यवस्था अपनाई गई, और उस समय हमारा लोकतंत्र उतना मैच्योर नहीं था। आज तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारा सिस्टम काफी मैच्योर हो गया है। तब क्या दिक्कत है? क्या इन सारी आशंकाओं का समाधान आज संभव नहीं है? नहीं रवि, पहले चुनाव होते थे, एक साथ ही होते थे चुनाव, 52 से लेकर के हमको लगता है 67 के आसपास तक, और एक आध अपवाद जरूर बीच में रहे, कोई विधानसभा अगर भंग हो गई है या कुछ बात हो गई तो वहाँ चुनाव फिर से कराने पड़े थे। लेकिन उस समय एक चीज़ आप देखिएगा कि एक ही पार्टी की केंद्र और राज्यों में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार होती थी, और उन सरकारों का गिरना या टूटना थोड़ा कम लगता था, कम होता था, तो इसलिए एक साथ हो जाता था चुनाव। लेकिन उसके बाद फिर 69 आया, फिर 71 में चुनाव हो गया, पहले लोकसभा के 4 साल में ही चुनाव करा दिया गया, फिर लगातार कभी इस तरह से होता रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से राष्ट्रीय राजनीति के इसमें आए हैं पटल पर, तब से उनका रहा है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक साथ चुनाव होना चाहिए। 2014 में भी वो बातें करते रहे, 2018-19 में भी बातें हो रही, मतलब नई बात नहीं है। विधि आयोग ने भी इस पर रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। विधि आयोग की रिपोर्ट पर भी अमल नहीं हुआ। विधि आयोग ने एक तो बड़ा अच्छा ये कहा था कि भाई जो विधानसभाओं के चुनाव 18-19 में होने वाले हैं, उनको थोड़ा सा प्रीपोन और पोस्टपोन कर लिया जाए। 2019 में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, उसको भी एक साथ सामंजस्य करके कम से कम 10-12 राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं। अच्छा नहीं, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखिए, संसाधनों का खर्च तो होता ही होता है, विकास कार्य ठप हो जाते हैं। अब जैसे 2-4-10 दिनों के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। फिर वो कोड ऑफ एथिक्स लागू होने के बाद
कोई भी विकास कार्य होगा नहीं, वो ठप हो जाएगा 2 महीने 3 महीने के लिए। बिल्कुल। तब तक फिर ये 5-6 सारे और राज्यों तर्क का दिए आएगा, गए। फिर लोकसभा का चुनाव आएगा देश भर में। ये सारे तर्क दिए गए, लेकिन जो संसाधनों की आप बात कर रहे हैं उस पर भी एक बार जरा नजर डाल लेते हैं कि एक देश एक चुनाव की जो चर्चा है वो क्यों हो रही है, क्यों देश में एक देश और एक चुनाव की मांग की गई है। और इसमें यह बार बार कहा जाता है कि भाई खर्चा बहुत हो रहा है। यह समझने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव के खर्च को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जल्दी से हम समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने वीडियो वॉल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। जरा समझिए इसको। अब तक का सबसे खर्चीला चुनाव 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2019 लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये कुल खर्च हुआ है, यानी कि 60,000 करोड़ रुपए ये खर्च हुए हैं इलेक्शन में, इसको कंडक्ट कराने में। और अब तक का सबसे खर्चीला चुनाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक लोकसभा क्षेत्र की बात कर लें, यानी कि एक एमपी के कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लें, तो उसमें आप देखिए लगभग 100 करोड़ का खर्चा है। ये कॉस्ट जो है वो देश बेयर कर रहा है। और मतदाताओं पर खर्च, चूंकि बूथ तक मतदाता आते हैं, तो वहां के अरेंजमेंट की खर्च की बात करें, 15,000 करोड़ जो है वो खर्च हुआ है मतदाताओं की सुविधा के लिए। विज्ञापन भी चुनाव आयोग करता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, तो उसमें 25,000 करोड़ का खर्च उसमें भी आया है विज्ञापन पे। ये हम आपको उस पूरे खर्च का ब्रेकअप दिखा रहे हैं। लॉजिस्टिक पर खर्च जो हुआ है वो 6,000 करोड़ का खर्च हुआ है। औपचारिक खर्च की बात करें तो 12,000 करोड़ इस पे खर्च हुआ है। और दूसरे जो अन्य मद हैं उसकी बात करें तो मिसलेनियस जो खर्चे हैं वो 6,000 करोड़ खर्च हुए हैं। इस तरह से अगर हम डिवाइड कर दें, एक वोट का खर्च कितना होता है, आप देखिए, एक वोट पे खर्च जो है चुनाव जब होता है उस तरीके से, तो 700 करोड़ का खर्च लगभग आता है। ये एक स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि कितना बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। चुनाव आयोग से खर्च की सीमा की बात की जाए, अब तक का सबसे खर्चीला चुनाव यानी 2019 की बात कर रहे हैं, तो 12,000 करोड़ की सीमा है, लेकिन हर बार ये सीमा क्रॉस कर जाती है। अब सबसे बड़ी बात ये है इस पूरे मामले में कि ये जो तर्क है कि खर्चीला हो गया है देश का चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन से ये जो खर्च है वो घटेगा। तो अब सवाल ये है कि इसमें किसी भी दल को क्या आपत्ति हो सकती है। एक अहम सवाल यह भी है कि ये जितनी जल्दी लागू हो, क्या उसका फायदा देश को मिलेगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। साधना जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है, आपत्ति किस बात की है? अगर खर्च इतना ज्यादा हो रहा है, पूरा साल इंगेज रह रहा है चुनाव में, वो कम हो जाए, वो सीमित हो जाए, उन संसाधनों का प्रयोग देश के विकास में हो, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, हमें आपत्ति सिर्फ एक बात की जी। है। आपत्ति ये कि चुनाव देखिए जब कराए जाएंगे तब होंगे, लोकतांत्रिक पर्व है चुनाव होना, और वो होना जरूरी है। लेकिन सवाल ये कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनाव क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए एक भी वादे ना निभाने के बाद अब जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, जनता नाराज है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा दशानन की तरह 10 चेहरे लगाकर इस बार सामने आ रही है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, एक तो द्वेषबाज बीजेपी, दंगाबाज बीजेपी, दगाबाज बीजेपी, लूटबाज बीजेपी, झूठबाज बीजेपी, जालसाज बीजेपी, चालबाज बीजेपी, कहीं शिवराज बीजेपी, कहीं महाराज बीजेपी, कहीं नाराज बीजेपी, और मुझे लगता है बेरोजगारी के बुखार से है ना सच बीजेपी। और इसीलिए कभी अभी चुनाव कराएं, कभी इधर चुनाव कराएं। चुनावों पे ध्यान मत दीजिए भाजपा वालों, ये ध्यान दीजिए कि चुनाव में जो वादे करके जो जुमले आप बता देते हैं, उन जुमलों को पूरा करने पे ध्यान दीजिएगा। ये मुझे जरूरी लगता है है। आपने मेरा प्रश्न नहीं सुना, मैं दोबारा दोहरा देता हूं आपकी सुविधा के लिए। नहीं, आपका प्रश्न ये प्रश्न सुन लिया है, मैं फिर से क्योंकि आप कुछ और बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन में मूल आपत्ति क्या है? क्या किसी सिर्फ राजनीतिक वजह से आपत्ति है, या कोई तकनीकी कोई ऐसी बात जिससे देश का कहीं कोई नुकसान हो, वो आपत्ति है? तकनीकी तौर पर हम देख रहे हैं कि कई सारी दिक्कतें हैं, वो संविधान संशोधन को लेकर हैं, वो इंप्लीमेंटेशन को लेकर है। मेरा सवाल ये था कि इस ग्राउंड पर आपकी पार्टी की क्या आपत्ति है? देखिए, जो तकनीकी जितनी खामियां हैं आपने खुद अभी बता दी। दूसरी बात ये कि जिस समय 1 नेशन 1 इलेक्शन की एक समय बात थी, तो उस समय हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी, आज आबादी कितनी है? क्या उस आबादी के हिसाब से 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी हो सकता है? जवाब है नहीं। और कई सारी परेशानी है, मुझे बोलने की जरूरत क्या है? टीवी 9 भारतवर्ष पे जो शो इस वक्त देश की जनता देख रही है, उस पर कई आपने टेक्निकल प्रॉब्लम्स बता दी। तो मुझे लगता है, मैं बार बार यही कहूंगी
कि हमें आपत्ति चुनाव से, देखिए चुनावों से आपत्ति नहीं, चुनाव में जो वादे किए उससे आपत्ति है क्या? ओबीसी ठीक है, वो तो आपकी रैलियों में भी हम देख लेंगे कि क्या आप आरोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम एक विषय की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव, सीधे तौर पे कांग्रेस की तरफ से ये आपत्ति है। सुन लीजिए, अब दूसरे प्रवक्ता को भी अवसर दीजिए। सीधे तौर पे आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को, उनका कहना है कि अपनी विफलता को छुपाने का ये तरीका है। आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप बहुत सारे लगा दिए उन्होंने, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो बीजेपी का लॉजिक है उसमें कितना दम है, और ये जो आरोप है कि विफलता को छुपाने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए समीर जी, कांग्रेस की सच्चाई हो चुकी है कि वो बिल्कुल धरातल से हट चुके हैं और अब वो ऐसे एक पड़ाव पर आ चुके हैं जब वो देश के लिए कुछ नहीं सोच सकते। वो मात्र राजनीति, अपना दल, अपना नेता, अपना परिवार और इससे ऊपर के उठ करके कांग्रेस के लिए अब कुछ भी नहीं है। क्या समस्या है वन नेशन वन इलेक्शन में? अभी आपने उनसे पूछा तो वो अपना एक हर चैनल पे पढ़ने वाला एक जो स्क्रिप्ट तैयार करके लाई है, वही एक जुमला उन्होंने यहाँ पे मार दिया। पर वास्तव में अगर गंभीर विषय है, देश के लिए कोई चर्चा की जा रही है, अगर हमारे नेता, हमारा दल अपने दल से ऊपर उठ करके देश के लिए कोई बेहतरी का सवाल है उसको लेकर के एक व्यापक चर्चा कर रही है, तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उसमें भाग ले सकती? सब लोग जानते हैं, अभी आपके भी शो में बहुत अच्छा विश्लेषण हो रहा था, कम खर्च होगा, गवर्नेंस बेटर होगी, कंटिन्यूड विकास होगा, ये बहुत से फायदे हैं और देश लंबे समय से मांग कर रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने बोला था, लॉ कमीशन ने बोला था, हमारे देश में जितना बड़ा खर्च हो रहा है उसको कम नहीं किया जाना चाहिए, क्या उसको विकास पर नहीं लगाना चाहिए? पर कांग्रेस पार्टी ऐसा इसलिए नहीं सोच सकती क्योंकि अगर वो सत्ता में जब भी रही उन्होंने कोई खर्च बचाने के लिए विकास पर तो लगाया नहीं, वो तो जेबें भरी, तभी तो 2G, CWG, जीजाजी हुआ था। पर ये हमारी सरकार है जिसने पिछले 9 सालों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, 2.5 करोड़ लोगों के घर में पहली बार बिजली दी है, 13 करोड़ अगर इज्जत घर बने हैं तो महिलाओं के लिए वो एक अवसर निकल करके आया। इसलिए ये हमारे लिए समीर जी, हमारे लिए समीर जी ये चुनावी विषय नहीं है, ये इसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, ये देश का विषय है। देखिए राजनीतिक दल अपनी दृष्टि से देखेंगे और उसे चुनाव से जोड़कर वो जरूर देखेंगे, क्योंकि बात चुनाव की ही है। वो कैसे होगा, क्या होगा, उससे किसको लाभ है, किसको नहीं लाभ है, देश को क्या लाभ है, इन सब पर बहस होगी और वही बहस हम करने के लिए यहां आज जमा हुए हैं। और देखिए, एक देश एक चुनाव से क्या होगा, जल्दी से इसको भी हम देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन से? तो एक देश एक चुनाव से क्या होगा? पहली बात, सियासी दल लगातार इलेक्शन मोड से बच जाएंगे। ये जो सालों भर प्रक्रिया चलती रहती है इलेक्शन की, तो कैसे संभव होगा एक देश एक चुनाव? संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे, जिन आर्टिकल्स की हमने बात शुरुआत में की थी उनमें संशोधन। अब जो दूसरा पॉइंट है, एक बार में लोकसभा विधानसभा चुनाव से पैसे की बचत होगी, वो भी एक डेटा हमने आपके सामने रखा है। 50% राज्य भी संवैधानिक संशोधनों पर रजामंदी दे, ये एक बड़ी चुनौती होगी कि राज्यों को भी अग्री करना पड़ेगा। तीसरा, सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होंगी क्योंकि काम करने के लिए समय ज्यादा मिलेगा सरकारी मशीनरी को, तो संशोधनों के बाद संसद में बिल को पास कराना होगा, यह भी एक बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के सामने, ये एक प्रोसेस होगा। चौथा पॉइंट, सरकारी मशीनरी का विकास के कामों पर ज्यादा फोकस रहेगा, वो हर साल बड़े स्तर पे चुनाव में नहीं लगे रहेंगे, तो कैसे होगा? कई विधानसभाओं में को समय से पहले भंग करना होगा। ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना होगा कि समय से पहले उनको भंग करना होगा और इसको लेकर बहुत सारी आपत्तियां सामने आ सकती हैं। अब जरा ये एक बड़ा चार्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव और किस पार्टी का खर्च कितना है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पार्टियों का भी पैसा कितना जाता है इसमें। तो देखिए, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी की हम बात कर रहे हैं, 3 पार्टियों के नाम आपके सामने हैं। कुल खर्च की बात कर लीजिए, प्रत्याशी औसत और बढ़ोतरी कितनी हुई है। नंबर 1 बीजेपी की बात करें तो देखिए 1264 करोड़ खर्चा आया है। प्रत्याशी की बात करें तो 436 प्रत्याशी थे मैदान में और औसत खर्च की बात करें यानी प्रत्याशी और कुल खर्च के हिसाब से 2.9 करोड़ 2.9 करोड़ खर्च हुआ है। और इसमें इजाफा अगर बात करें 81.25% का इजाफा हुआ है खर्च में। कांग्रेस की बात करें तो 820 करोड़ रुपए टोटल खर्च नजर आ रहे हैं। प्रत्याशियों की बात करें 421 प्रत्याशी थे, औसत खर्च 1.9 करोड़ और 74.77% की खर्च में बढ़ोतरी। चुनाव दर चुनाव कैसे ये बढ़ते जा रहे हैं। टीएमसी की बात करें 83 करोड़ टोटल खर्चा है, प्रत्याशी 62 और 1.34 करोड़ का खर्च हुआ है। यानी ये पार्टियों के ऊपर भी एक बर्डन दिखाई दे रहा है चुनावी खर्च का। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, ये बड़ी बात है कि दलों के सामने भी चुनाव लड़ने की चुनौती है।
बिल्कुल, और ये चुनौती बहुत बड़ी है रवि। आपने जिन डेटा का जिक्र किया, जो आंकड़े हमारे दर्शकों के सामने रखे, वो साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि साल दर साल चुनावों पर खर्चा किस कदर बढ़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। समीर चौगांवकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे वक्त में जब चुनाव आयोग द्वारा तय की गई सीमाएं हम लगातार हर चुनाव में टूटते हुए देखते हैं, कहां 12,000 करोड़ की तय सीमा, और लग रहा है लोकसभा चुनाव में 2019 के अगर आंकड़े को हम उठाकर देखते हैं 60,000 करोड़। क्या ये वक्त की जरूरत नहीं है? और अगर ऐसा है तो ये क्या प्रैक्टिकल होगा, मुमकिन होगा एक देश एक चुनाव? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुमकिन भी, और ऐसा नहीं कि पहली बार इस पर चर्चा हुई। विधि आयोग पहले भी रिपोर्ट दे चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात के समर्थन में है कि एक देश एक चुनाव देश के सिर्फ खर्चे कम करने के लिए नहीं होगा। देश की जो विकास योजना, जो हर 2 महीने में 4 महीने में चुनाव के समय अधिसूचना जारी हो जाती है, विकास कार्य रुक जाते हैं, प्रदेश में विकास नहीं हो पाता, केंद्र की योजना लागू नहीं हो पाती, पूरा शासन प्रशासन चुनाव करवाने में लग जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक देश एक चुनाव के बाद सरकार के पास विकास कार्य के लिए पैसा खर्च करने के लिए समय होगा, विकास की योजनाओं को जमीन पर लाने के लिए होगा। ये आइडिया देखिए सबको पसंद आता है। हर कोई ये कहेगा कि हाँ भाई, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, इतने खर्चे बचेंगे, हमारे देश में देश के पैसे की बचत होगी। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? मैं ये जानना चाह रहा था, क्या ये प्रैक्टिकल भी लगता है, मुमकिन है कि हम इसे लागू कर दें, तमाम राज्य जो हैं वो भी इसके लिए एक्सेप्टेंस अपनी दें और ये लागू हो जाए? देखिए, अगर देश के हित में अगर कोई निर्णय होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है वो लागू होना चाहिए। अगर विपक्षी दल लागू नहीं होता या कोई राजनीतिक दल इसके लिए तैयार नहीं है तो सरकार उसे सर्वदलीय बातचीत करेगी, नहीं मानेगी तो संविधान संशोधन लेके आएगी, कानून बनाएगी। 5 संविधान संशोधन है करके सरकार को अच्छे काम करना ही पड़ेगा ना। कुछ दल आए नहीं आए, सर, कुछ दल मानते हैं देश के हित में है, कुछ में नहीं है। और देखिए जयशंकर जी, यही एक मूल लड़ाई है पार्टियों के बीच में। कोई कहता है कि देश के हित में, कोई कहता है कि नहीं है। लेकिन एक बहुत ही सिंपल सवाल यह है, जिसको हमने उठाया भी, कि विधानसभाओं को बीच में भंग करने की चुनौती बड़ी सी है। कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार चाहेगी कि उसकी सरकार बीच में गिरा दी जाए सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे? क्या आपको लगता है ये सहमति कभी भी बन पाएगी? इसकी कोई सूरत है? नहीं, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो थोड़ी समझने वाली बात हो सकती है कि आज विधि आयोग की बैठक हो रही है इसी मसले को लेकर के। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने एक समिति बनाई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जी। वो समिति भी अपना काम कर रही है। मेरे ख्याल से कल भी शायद उनकी कोई बैठक हुई। क्या ये पैरेलल काम हो रहा है या एक ही तरफ से कुछ होगा? उस समिति की अभी तक एक ही बैठक हुई है। हाँ, उसकी एक बैठक हुई है। तो लेकिन अब वो समिति कब रिपोर्ट देगी, ये विधि आयोग अपनी रिपोर्ट हो सकता है अंतिम रिपोर्ट आज दे दे, तो फिर उसका इंतजार करेंगे आप रामनाथ कोविंद जी की समिति का। तो अभी तो बड़ा लंबा ही चलने वाला है। दूसरा ये है कि देखिए, चुनाव कराएगा कौन? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर कल होगा 1 लीडर 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भी हो सकता है। सवाल ये है कि चुनाव कराएगा कौन? चुनाव हमारा चुनाव आयोग ही कराएगा ना, या कोई फरिश्ते आएंगे ऊपर से? उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हमारा चुनाव आयोग एक दिन में नहीं करा पाता है, 7 चरण में कराता है। अगर पूरे देश भर में विधानसभाओं का और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा तो फिर कैसे संभव हो पाएगा? जयशंकर जी, उसके बारे में ये बार बार कही जाती है ना कि एक साथ एक देश एक चुनाव का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में हर जगह पूरे देश में चुनाव हो जाएंगे। उसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा, तकरीबन 1 महीने का वक्त लगेगा, ये कहा जाता है। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उस दलील के पीछे नहीं, लेकिन ये संभव लगता नहीं है। संभव नहीं लगता, ठीक है। चुनाव आयोग सिद्धार्थ जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है? और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि इस देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, ये फैसला अमल में लाया जाएगा संविधान संशोधन के जरिए, और इसके लिए आप तमाम और दलों को भी मनाने की कोशिश करेंगे? ये आप लोगों ने तय कर लिया ना? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो अभी जो हमारे विश्लेषक कह रहे थे, मैं बड़े सम्मानित आदरणीय हैं, पर मेरा मानना ऐसा है कि भारत की क्षमता पर अब हमें संदेह नहीं करना चाहिए। भारत में बहुत क्षमता है। जो दुनिया ने देखा, जो दुनिया कहती थी कि हम नहीं कर सकते, हमने वो भी करके दिखाया। हम साउथ पोल पर चले गए, हम चंद्रयान पे पहुंच, हम चांद पर पहुंच गए। तो ये हमारी क्षमता बहुत है। और देश के हर बूथ में आज भी जब लोकसभा का सामान्य चुनाव होता है तो हर बूथ पर हमारा चुनाव होता है, वहां पे साथ में विधानसभा के भी चुनाव हो जाएंगे। तो उस पक्ष को छोड़ करके हो सकता है हम कुछ विश्लेषण कर रहे हैं
हो सकता है हम कहें कि इसमें और कानूनी पेच क्या है, संवैधानिक पेच क्या है, वो तो बात समझ में आती है, पर क्षमता पर संदेह नहीं होना चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता है कि इस देश में हमारा जो खर्च है चुनावों पर वो कम होना चाहिए, विकास की यात्रा वो निरंतर बहनी चाहिए, गवर्नेंस जो है हमारी वो लास्ट व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को विकास की यात्रा में उसको हाथ धोने का एक, उसमें जो शामिल होने का उसको एक अवसर मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने बहुत कमिटेड होकर लंबे समय से चर्चा चलाई है। ये एक दिन में होने वाला विषय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कब लाल किले से इस बात का उल्लेख किया था, उसके बाद कितने ओकेजन्स पर हमारे गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया है, उसके बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, उसके बाद अब हमारी ये कमेटी बनी है। ठीक है, ये कमीशन, ये रिपोर्ट्स, ये रिकमेंडेशंस अपनी जगह ये प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन असली बात ये है कि जो बड़े चैलेंजेस है, बड़े सवाल है, उसका आंसर क्या है, उसका समाधान क्या है। हम लौटेंगे साधना जी, हम बस इसके बाद आपके पास ही आ रहे हैं। एक डेटा हम दर्शकों के सामने रख दें, आप भी सुनिएगा कि किस प्रकार का ये डेटा है जो हम सामने रखने जा रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव इस देश के लिए कोई नया प्रयोग है, नई बात है। आजादी के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे थे, लेकिन ये परंपरा कैसे खत्म हो गई ये भी हम आपको बता देते हैं, ये भी आपके सामने रख रहे हैं कि हुआ क्या दरअसल। तो देश में कब कब एक साथ चुनाव हुए थे उस पर हम नजर डाल लेते हैं। देखिए 1952 पहला आम चुनाव हुआ था, फिर 1957, 1962 और 1967। 1968, 69 में कई विधानसभा समय से पहले भंग हो गए। ये एक बड़ा चैलेंज सबसे पहले सामने आया, जो अपने टेन्योर से पहले ही डिसॉल्व हो गए। 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग हो गई, ये एक दूसरी चुनौती आ गई। और 1970 के बाद एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। उसके पहले ये ऐसा ही था, ऐसी ही व्यवस्था थी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रयोग नहीं है, बल्कि ये एक पुराना अनुभव है जिसको नए तरीके से शायद आज फिर से चर्चा या डिस्कोर्स में लाया गया। लेकिन रवि, जिस पुराने अनुभव का आपने जिक्र किया उसमें भी देखिए तमाम तरह की दिक्कतें आई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा, एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उन मुश्किलात को अब कैसे दूर किया जाएगा अगर हम फिर से इस ढर्रे पर लौट रहे हैं? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साधना जी, क्या लगता है आपको? एक तो होता है पॉलिटिकल विरोध कि बीजेपी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल उसमें खामियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है एक देश एक चुनाव का, इसके फेवर में आप लोग हैं या नहीं? इस आइडिया को समर्थन दे रही है कांग्रेस पार्टी या नहीं? देखिए, सबसे पहला विषय है, क्या 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? क्या मुमकिन है? क्या संभव है? जवाब है नहीं। तो फिर इस पर अभी बहस की आवश्यकता क्यों है? क्या ध्यान भटकाने के लिए मुख्य मुद्दों से भाजपा ये करना चाहती है? अभी आदरणीय कह रहे थे, आपने पूछा कि तय करने की बात कुछ चल रही थी कि भाजपा कुछ तय कर पा रही है, क्या तय किया है? देखिए, तो यही तय नहीं कर पा रहे कि इन्हें राम की पूजा करनी है कि रावण की पूजा करनी है। इन्होंने छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में मोनिका भट्टी जी को विधानसभा टिकट दे दिया है, जिन्होंने अपने गांव देवरी में रावण मंदिर बना रखा है, जो आदिवासियों को हिंदू नहीं समझते, जिनके पता। अरे चुप रहिए, सुनिए, धर्म सब कुछ एक ही बात है क्या? आप बीच में बोलिए, आप बीच में नहीं बोला, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप बीच में नहीं बोलिए। निवेदन है मेरा, मैंने आपको बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चुप रहिए प्लीज। मैंने आपके बीच में बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला। नहीं, आप बीच में आप भद्रता का दायरा लांघते हैं, देश की बेटियों की आवाज दबाना चाहते हैं, महिला आरक्षण विधेयक पारित करा देते हैं। मुझे लगता है आप राम के विरोधी बन जाते हैं, रावण के भक्तों को टिकट देते हैं, तो फिर अपने आप को। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए, पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सवाल पीयूष से भी लेंगे, काफी देर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पीयूष, एक बड़ा चैलेंज तो है कमीशन के सामने इन सारे बिंदुओं पर विचार करने के लिए। एक तरफ संशोधन की बात है, एक तरफ हाउस के बीच में डिसॉल्व होने के सॉल्यूशन की बात है, और दूसरी तरफ है पॉलिटिकल पार्टियों में कंसेंसस। इन सारे बिंदुओं में क्या रास्ता दिखाई दे रहा होगा लॉ कमीशन को? इस बारे में क्या चर्चा चल रही है? बिल्कुल रवि, देखिए अहम बात यह है कि लॉ कमीशन सिर्फ कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है, और जो दूसरी कमेटी है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कंसेंसस बनाने पर भी विचार कर रही है, साथ ही लॉ में जो अमेंडमेंट्स होने हैं उन पर भी विचार कर रही है। और यही वजह है कि जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है उसने विधि आयोग को भी आमंत्रित किया है अगली बैठक के लिए। तो आज की जो बैठक है विधि आयोग की, उसमें एक अहम पहलू ये है कि जो आर्टिकल 83 और 172 है, क्या उसको फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, यानी कि जो कार्यकाल है विधानसभा का और जो केंद्र सरकार में लोकसभा का कार्यकाल है,
वो क्या फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, यानी कि अगर किसी भी कारण से विधानसभा या फिर लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित जो टेन्योर है 5 साल का वो फिक्स ना होकर के जो टेन्योर है वो 2.5 साल का, 3 साल का या 4 साल का या जितनी भी अवधि बचती है सिर्फ उतनी अवधि के लिए उसमें चुनाव कराया जाए। तो ये एक फ्लेक्सिबल जो रास्ता है उस पर भी चुनाव जो आज विधि आयोग विचार कर रहा है। और पीयूष, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों के सामने एक डेटा रखा था, पीयूष थोड़ी देर पहले आंकड़ा रखा था कि ये जो प्रक्रिया चल रही थी आजादी के बाद से वो टूटी ही इसीलिए कि विधानसभाएं बीच में भंग होने लगी। अब फिर से वही सवाल दोबारा आ रहा है कि जो विधानसभाएं चल रही हैं उनका टेन्योर कैसे फिक्स होगा, और फिर से पुराने सिचुएशन में अगर हम चले गए तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? बिल्कुल रवि, उसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए विधि आयोग विचार कर रहा है और यही वजह है कि आर्टिकल 83 और 172 जिसमें कार्यकाल का निर्धारण किया गया है जो 5 साल का फिक्स है, तो ऐसी स्थिति में जबकि जो कार्यकाल है वो फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि कार्यकाल अगर मान लीजिए कि एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है और उसके बाद 5 साल के लिए सरकारें निर्धारित हो जाती हैं, तय हो जाती हैं और बीच में कभी एक विधानसभा भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो शेष अन्य जो एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव कराए गए थे उसका जो टेन्योर बचता है, यानी कि 2.5 साल बचा या 2 साल बचा, उस विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ उतना ही रहेगा। इस पर भी आज विधि आयोग विचार ठीक है, यानी ये कार्यकाल जो है 5 साल का ये भी फ्लेक्सिबल होगा अगर एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिएगा पीयूष आप हमारे साथ। लॉ कमीशन की बैठक आज होने वाली है, लेकिन इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस कमेटी की बैठक हुई थी उसकी पहली बैठक 23 सितंबर को हो चुकी है। उस बैठक में क्या हुआ था यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। 23 सितंबर को दिल्ली में पहली बैठक हुई थी। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, देश में एक साथ एक चुनाव कराने पर इसमें चर्चा हुई। रामनाथ कोविंद देश के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। राजनीतिक दलों से राय लेने का फैसला इसमें लिया गया। सुझाव के लिए विधि आयोग को न्योता भी दिया गया, लॉ कमीशन को न्योता दिया गया। लॉ कमीशन आज अपनी रिपोर्ट दे सकता है मीटिंग के बाद, यह उम्मीद हम कर रहे हैं। त्रिशंकु सदन दल बदल के हालात पर भी इसमें विचार किया गया, यानी हर पहलू पर विचार किया गया है इस मीटिंग में भी। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति पर भी विचार किया जा रहा है। हितधारकों से भी सुझाव लेने का फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर तमाम अहम मुद्दों को समेटते हुए गहन विचार करने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक देश एक चुनाव पर हम वापस लौटते हैं तो किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं और उनका सलूशन क्या होगा। साधना जी, कम से कम बात तो होनी चाहिए, ये तो आप मानेंगी। एक कमेटी सरकार की तरफ से बना दी गई है जिसमें सभी दलों के नुमाइंदों को भी शामिल करने की कोशिश की गई है। गुलाम नबी आजाद साहब भी उस कमेटी का हिस्सा हैं। उधर विधि आयोग अपना काम कर रहा है। हम तो कह रहे हैं जो प्रक्रिया है उसको चालू रखिए ना, लेकिन क्या ये समय है ये सब बातों का, ये समझ जाइए। जनता का अभी समय नहीं है तो कब समय आएगा? नहीं तो ये तो प्रक्रिया है ना, ये तो प्रक्रिया के तहत होगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया के तहत ही होगा, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। तो क्या 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? 2024 में पॉसिबल नहीं है, ये तो सच्चाई है। तो जब 2024 में क्या पॉसिबल है उन पे बात कीजिए ना आप। साधना जी, आप अपना जरा फ्रेम सही कर लें। और देखिए, आपकी आपत्ति है कि 2024, लेकिन ऐसा है कि देश में तो हमेशा चुनाव होते ही रहते हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो फिर अगर 2024 के बाद भी अगर ये प्रोसेस शुरू किया जाए तो फिर कहा जाएगा कि राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, फिर वही सवाल आपका आएगा जो आप उठा रही हैं। मैं 20 सेकंड में जवाब दे रही हूँ, मैं 20 सेकंड में मैं ये कह रही हूँ आपसे, हम ये कह रहे हैं कि भाजपा जिन बातों को करती आई है, ये एक और बात सामने आ गई। जो पुरानी बातें उनको क्यों छोड़ती चली जा रही है? महिला आरक्षण लागू कब होगा? अब आप ये बीच में हमने थोड़ी करवाई चर्चा। आपने सुनी आप पहले मेरी बात, आप महिला आरक्षण लागू करा पाएंगे? नहीं। अरे आप हम महिला आरक्षण लागू कर दिया ना, हम जो करके दिखाते हमने करके दिखाया। आप हमें क्यों घसीट रहे हैं इस चर्चा में? ओबीसी महिला को आप बनाएंगे प्रधानमंत्री का दावेदार 2024 में। बहस दूसरे डायरेक्शन में ना ले जाइए साधना जी। सिद्धार्थ जी, देखिए सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, पूछने दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि शगुफा छोड़कर फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा देश को? समीर जी, 2024 में ये लागू नहीं होने जा रहा, ये साधना जी का सीधा सवाल है।
मेरा सीधा सवाल क्या हो सकता है? भारती जी को क्या हो सकता पीएम है? बना सकती है क्या लोकसभा का देखिए, कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है? 24 में नहीं तो 25 में आदरणीय नहीं, उमा 25 में हो जाए, भारती 26 जी में हो को, जाए, ऐसा भी मुमकिन है आदरणीय क्या? उमा सिद्धार्थ भारती जी, जी को ओबीसी देखिए समीर जी, शगुफे की कोई बात नहीं है, ये देश के लिए एक चर्चा का विषय है, तो इसकी चर्चा आज की जा रही है। आज आपके चैनल ने रखी चर्चा, भाजपा तो नहीं रखवाई चर्चा। हमारे अरे देश में साधना जी, अगर जवाब हम- तो सुनिए ना। नहीं जवाब नहीं। अरे, ये इधर उधर की बात मत आपको करिए। जवाब तो सुनना पड़ेगा। साध्वी जी कुछ भी बोलती रहेंगी उससे थोड़ी होगा। महंगाई जी, डीजल सिद्धार्थ जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। सिद्धार्थ जी जल्दी से, साधना जी आपका टाइम बात अब, बिल्कुल स्पष्ट है। आपका टाइम अब। आज आपके अब जरा सुनिए सिद्धार्थ जी को। इनका तो सुपर समीर जी, आज आपने चर्चा रखवाई, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं रखवाई। मेरे को तो शो पे आने से पहले दूसरा टॉपिक भी बताया महिला आरक्षण गया, लागू और ये होगा चर्चा चूंकि 2024 देश के लिए में। जरूरी है इसलिए आपने रखवाई। ये आपको भी लगता है कि देश के लिए एक जरूरी चर्चा है, और उसी के लिए हमने भी एक कमेटी बनाई, अलग अलग रिपोर्ट्स दी जा रही हैं। अगर कोई ऐसा बड़ा व्यापक बदलाव करना होता है देश प्रधानमंत्री की को, दावेदार हो तो एक सकती है चेंज में भी, एक 2024 प्रक्रिया में, प्रोसेस में एक समय लगता है, और उस समय को देश को अडॉप्ट करना चाहिए। अब ये कल हो जाए, परसों हो जाए। जब हमने कमेटी बनाई थी तो ये सब बोलने लगे ये 17 तारीख को स्पेशल सेशन में आएगा, ये अभी पारित करने वाले। हमने तो नहीं करा, हम तो चर्चा कर रहे हैं। ठीक आप है, लोग भी सब भागीदारी बनिए। ठीक है, आपका अपना तर्क है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रश्न हैं विपक्ष के, क्या उन प्रश्नों का उत्तर कमीशन दे पाएगा? इसके बाद जो दो कमेटियां हैं, दोनों की जब रिपोर्ट्स फाइनल हो जाएंगी तो क्या उनमें रिकमेंडेशंस में उन सवालों का हल होगा,